गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 3 कर रहे थे, जिसमें हमारे अति लघु प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुके थे और हम लघु कर रहे थे। उसमें आगे देखिए 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर एक संक्षिप्त नोट लिखे, साथ ही से संबंधित चित्र भी बनाइए। देखिए अब ज्वालामुखी क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। पृथ्वी की भूप्रपर्टी पर निर्मित एक छेद, जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से द्रवित मैग्मा धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है, ज्वालामुखी कहलाता है। आपको समझ में आ गया ज्वालामुखी क्या होता है। देखिए मैं इस चित्र के द्वारा आपको समझाती हूँ। आपको भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही चित्र बनाना है और उसके प्रत्येक भाग को ऐसे दिखाना है लिखकर। देखिए ये मैग्मा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। पृथ्वी के अंदर मैग्मा द्रवित रूप में होता है। जब यह है ऐसे एक छिद्र में से होकर बाहर निकलता है तब यह लावा कहलाता है। अंदर जो होता है पिघला हुआ पदार्थ उसको लावा नहीं कहते हम। जब मैग्मा बाहर आ जाता है चट्टान से तब हम उसको लावा कहते हैं। ये लावा का प्रवाह है ऐसे। अब देखिए इसके अलग अलग पार्ट को अच्छी तरह समझिए। जब यह किसी चट्टान में स्थान बनाकर आंतरिक भाग से गर्म गैसें, राख, कठोरी चट्टानी पदार्थ, भाप आदि धरातल पर प्रकट होते रहते हैं। देखिए ये जितने भी सारे हैं ये गैस के रूप है, राख है और ये गैस का एक धुआं बादल बना हुआ है जिसे धुएं का बादल कहते हैं। और जब ये पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ज्वालामुखी छिद्र को, जो ये छिद्र है इसको हम वेंट कहते हैं। और ये जो कीपनुमा इसकी जो ज्वालामुखी के निकलने का जो स्थान बना हुआ है हम उसको क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। ठीक है। और अब देखिए ज्वालामुखी नीचे ही चट्टान में किसी अन्य स्थान से भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम द्वितीयक शंकु कहते हैं। और द्वितीयक ये वेंट हो गया, ये शंकु हो गया जहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है। उसके बाद इसमें से विस्फोट तब होता है, तब उसको ज्वालामुखी बम कहते हैं। इसमें विस्फोट होने के बाद ही यह ज्वालामुखी, यह मैग्मा, द्रवित मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है। आपको ज्वालामुखी समझ में आ गया होगा। चित्र के द्वारा ऐसे ही आपको अपने नोटबुक में बनाना है और समझना है। पाठ के मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। अगला हमारा प्रश्न है, अपने निम्नवर्ती भागों में नदियां अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद एवं महीन मृदा कणों को बहाती है। बाढ़ के कारण नदी अवसाद एवं अन्य महीन कणों को अपने तटीय क्षेत्रों में जमा करती है, जिससे समतल उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, जिसे बाढ़ का मैदान कहा जाता है। जब नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को बहाकर साथ में ले आती है और किसी एक स्थान पर इकट्ठा करती रहती है तो वह बाढ़ का मैदान कहलाता है। आगे देखिए चाप झीलें में विसर्प क्या होते हैं। चाप झील विसर्प की तीव्र ढालों पर अपर्दन व निक्षेपण। अपर्दन जब मिट्टी को काट काट कर कोई वायु जल काट काट कर बाहर ले जाता है। निक्षेपण जहाँ पर वो इकट्ठा कर देता है वह प्रक्रिया होती है, के कारण विसर्प लूप के सिरे निकट आते रहते हैं। लूप के सिरे निकट आते रहते हैं तो ये समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं एवं एक झील का रूप ले लेते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। देखिए ये चाप झील कुछ इस तरह की होती है, ऐसे मतलब ये इसके जो सिरे हैं वो कट जाते हैं और यहाँ पर एक झील का रूप ले लेते हैं, जिसको हम विसर्प चाप झील बोलते हैं। विसर्प क्या होती है, जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर मैदानों भागों में, जब नदी पर्वतीय जो पर्वत होते हैं उनसे निकल के जब मैदान में आती है तो यह एक सांप की तरह आकृति ऐसे चलती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के ये वृत्त मोड़ विसर्प कहलाते हैं। जो मोड़दार ये भाव होता है यही इसका विसर्प रूप कहलाता है। आपको ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अपनी गृह कार्य पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद। यह कार्य बेटा 7वीं कक्षा के लिए है, आप इस बात को ध्यान में रखें। मैं ऊपर कक्षा शो कर रही हूँ, उसी के अनुसार आप कार्य करें। जिस कक्षा को यहाँ शो किया गया है वही उसी कक्षा के विद्यार्थी इस कार्य को करेंगे। और डेट का भी ध्यान रखें, डेट वाइज करना है आपको। जिस डेट को जो कार्य दिया जा रहा है उसी के अनुसार आपको लिखना है। हमारा तीसरा लेसन चल रहा है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और इन जो प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं वो आपको साथ के साथ याद भी करने हैं। धन्यवाद।